Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. Previously हमने डिस्कस किया था motion and its types and in today's lecture we will be discussing force diagrams. So without wasting any further time, let's begin. तो what is force diagram? How you represent force on a body using force diagram? आज का हमारा यही टॉपिक है. हम डिस्कस करेंगे कि force diagrams होता क्या है और किस तरह से आप force diagram को यूज़ करते हुए एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो. लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फोर्स आपके पास क्या है. तो फोर्स सिंपली आपके पास एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि कैपेबल होता है ऑफ चेंजिंग अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. ठीक है, यानी कि सपोज अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो एक रेस्ट में मौजूद बॉडी को आप मूव करवा सकते हो, उसमें मोशन लेकर आ सकते हो, या फिर आपकी एक मूविंग बॉडी को आप स्टॉप करवा सकते हो, रेस्ट में लेकर आ सकते हो. जो आपके पास फोर्स होता है उसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं एज पुश और पुल एक्शन ऑन अ बॉडी. ठीक है, किसी बॉडी को आप पुश करते हो या उसको पुल करते हो, दैट इज आल्सो नोन एज फोर्स. या फिर आप फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट गिव्स शेप टू द बॉडी. यानी कि सपोज अगर आपके पास कोई मटेरियल है, उसको आप कोई शेप देना चाहते हो तो उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है आप फोर्स अप्लाई करते हो और उसके बाद आप उसको कोई शेप देते हो. जैसे कि अगर आप किसी मटेरियल को शीट्स की फॉर्म में लेकर आना चाहते हो, जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम फॉयल होता है, या आपके पास कैसे बनता है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, इसको कंप्रेस करते हो, कंप्रेशनल फोर्सेस लगती हैं इसके ऊपर, उसके बाद आपके पास ये फॉयल बनता है. तो फोर्स जो है वो आपके पास किसी बॉडी का शेप भी चेंज कर सकती है. इसके अलावा जो आपका फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है, जो कि अभी जब हम फोर्स डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, तो आप ये भी जान जाओगे कि किस तरह से फोर्स का डायरेक्शन होता है. मैग्नीट्यूड का तो आपको पता ही, हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमने एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया है या 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया है. तो ये जो 10 आप बात कर रहे हो, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन की आप बात कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है, और इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन. ठीक हो गया. अब आ जाते हैं हम फोर्स डायग्राम्स की तरफ कि फोर्स डायग्राम को आप कैसे डिफाइन करोगे. तो फोर्स डायग्राम्स आपके पास काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्चुअल टूल्स होते हैं फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को एग्जामिन कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो. जो फोर्स डायग्राम्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या कर देते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस होती हैं उनको आप एरोस के साथ रिप्रेजेंट करते हो, जो कि उस ऑब्जेक्ट से अवे पॉइंट करती हैं. ठीक है, यानी कि सपोज अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो यूजिंग अ फोर्स डायग्राम, तो आप क्या करोगे कि जो आपका बॉक्स है उससे उसकी जगह आप एक डॉट लगा दोगे. ये डॉट आपके बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा और इस बॉक्स के ऊपर एक आपके पास नॉर्मल फोर्स लग रही है, एक आपके पास इसके ऊपर वेट लग रही है क्योंकि ये रेस्ट पे मौजूद है, सपोज ये एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है. तो ये जो एरोज हैं ये आपके पास फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट से अवे पॉइंट करेंगी. इस तरह से आप अपने फोर्स डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे. एग्जांपल से समझते हैं फर्दर इसको. सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि आपके पास रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, सपोज एक बुक. ठीक है, अब आपका जो बुक है उसको आप क्या कर दोगे, एक डॉट से रिप्रेजेंट कर लोगे, और जो उस बुक के ऊपर आपके पास फोर्सेस लग रही हैं उनको आप क्या कर देंगे, एरोस के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि आपके बुक से अवे क्या करेंगी, पॉइंट करेंगी. अब आपका जो बुक रेस्ट पे पड़ा होता है टेबल के ऊपर, तो उसके वक्त उस टाइम उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होती हैं, टू फोर्सेस लग रही होती हैं. एक उसके ऊपर वेट लग रही होती है और दूसरा इसके ऊपर क्या लग रही होती है, नॉर्मल फोर्स लग रही होती है. जो आपकी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जो नॉर्मल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी वो आपके पास अपवर्ड होगी. ठीक है, जो वेट होता है दैट इज सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है. तो जो आपके पास वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है, और जो नॉर्मल फोर्स होता है वो बॉडी को अपवर्ड खींचती है. ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है और इक्वल है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी. जो आपका नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा, यानी कि जो आपका बुक होगा वो रेस्ट पे होगा, उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. तो बैलेंस्ड फोर्सेस को आप डिफाइन कर सकते हो एज द फोर्सेस दैट व्हेन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट एंड इन डायरेक्शन, thus cancel each other out and the object behaves as though no forces is acting on it. ऑब्जेक्ट आपके पास किस तरह से बिहेव करता है कि जैसे वो रेस्ट पे है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती है, जबकि उसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती है लेकिन वो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती है इन मैग्नीट्यूड. तो इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है,
बैलेंस्ड फोर्सेस आ जाती है, आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे आ जाता है और वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है। डायग्रामेटिकली भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका बुक है जिसको हमने एक डॉट में रिड्यूस कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका वो बुक है। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करी है जो कि अपवर्ड है, एक इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करी है जो कि वेट है आपका। अब आपने क्या कर दिया, फोर्स डायग्राम की शक्ल में उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जो आपकी एरोज है वो पॉइंट करी है अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। समझ आ गई इस चीज की। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अब हम अपने ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आते हैं, ठीक है। सपोज आपने ये यही टेक्स्ट बुक उठा लिया है लेकिन इसको अब आपने क्या कर दिया, गिरा दिया है, या फ्री फॉल एक्सेलरेशन इसमें आ गई है, या फिर ये फ्री फॉल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, यानी कि आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस है और इस तरह की जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया है। वो निग्लेजेबल अमाउंट पे इस बुक के ऊपर लग रही है सपोज, ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो अब इस बुक के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगी जो कि आपके पास होगी वेट या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो कि आपके पास क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। दस जो आपका बुक है उसको आपने अगेन एक डॉट में रिड्यूस कर देना है और जो वेट उसके ऊपर लग रहा है वो डाउनवर्ड है, तो उसको आपने इस तरह से डाउनवर्ड पॉइंट करती हुई एक एरो से रिप्रेजेंट कर देना है। ये आपके पास फोर्स डायग्राम हो गया ऑफ अ फ्री फॉलिंग बुक, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करेगा। ये क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बैलेंसिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि कोई दूसरी ऐसी फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करी जो कि इस वेट को काउंटर एक्ट कर दे, इसको बैलेंस कर दे, इसको कैंसल आउट कर दे और नेट फोर्स आपके पास जीरो आ जाए। बल्कि आपके पास क्या हो रहा है, उल्टा आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेट एक्ट कर रही है, वेट वाली जो फोर्स है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। तो ये आपका हो गया फोर्स डायग्राम्स के बारे में और किस तरह से आप फोर्स डायग्राम को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।